देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। और अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले रुख करेंगे सरहदी जिला पुंछ का। सरहदी जिला पुंछ के सुरनकोट में आज सुबह फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। पुलिस का कहना है कि सुरनकोट के डोरी डोक इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिका इतला मिलने पर फौज और एसओजी ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान इलाके में मौजूद मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर गोलियां चलाई और दोनों के दरमियान झड़प शुरू हुई है और कुछ देर तक गोलियों का तबादला भी जारी रहा। ऑपरेशन के दौरान फोर्सेस ने एक मिलिटेंट को हलाक करने का दावा किया है, जबकि हलाक हुए मिलिटेंट की शिनाख्त होनी अभी बाकी है। ताहम हलाक हुए मिलिटेंट से एक AK-47 राइफल, 4 मैगजीन और दीगर गोली बारूद भी बरामद किया गया। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि गुज़श्ता शाम ही इलाके में मिलिटेंटों की नक्ल हरकत के हवाले से पुलिस को एक इत्तला मिली थी, जिसके बाद ही ऑपरेशन शुरू किया गया था। लेकिन आज सुबह एनकाउंटर जो मुहासरा किया गया था पूरे इलाके को, और आज सुबह ये ऑपरेशन शुरू हुआ, यानी कि एनकाउंटर शुरू हुआ, उसके बाद ही एक मिलिटेंट को हलाक किया गया है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा पहुंच चलते हैं अपने नुमाइंदे जमशीद मलिक के पास। जमशीद, क्या कुछ अपडेट है इस हवाले से? क्या ऑपरेशन खत्म हुआ और जो मिलिटेंट की हलाकत हुई है, मिलिटेंट की शिनाख्त हुई है या किस तंजीम से इसका ताल्लुक है? इस सिलसिले में क्या कुछ ताजा अपडेट है? जी कहो, अभी तक मिलिटेंट की शिनाख्त नहीं हो पाई है, मगर कल से जारी था ये सर्च ऑपरेशन जो धर्मगला इलाका सुरनकोट का है, जिसका डोरीमाल एक ढोक है, जहां पे सर्च ऑपरेशन आज सुबह इनकाउंटर में तब्दील हुआ। और इस इनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट को मार गिराने का दावा किया गया और उससे 4 मैगजीन और AK-47 बरामद करने का दावा भी किया गया। और बताया ये भी जा रहा है कि ग्रुप जो है मिलिटेंटों का 2 से 3 मिलिटेंटों का ग्रुप है और इस इलाके में अभी भी मुहासरा लगातार देखने को मिल रहा है, मगर क्योंकि बर्फ और साथ में घना जंगल होने के कारण ये इलाका बहुत घना जंगल है जहां पे ये इनकाउंटर सुबह से चल रहा है। मगर अभी तक जो जिसकी तस्दीक सेना की तरफ से कर दी गई है वो ये की गई है कि एक मिलिटेंट को मार गिराया गया, मगर इसकी शनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है क्योंकि ये बहुत घना जंगल और बर्फ भी होने के कारण। जरा ये भी बताएगा कि क्या पुलिस इस हवाले से क्या कुछ कह रही है कि क्या यह इन्फिल्ट्रेशन है, दरअंदाजी की कोशिशें या हाल ही में हुआ है, ऐसा कुछ पुलिस ने इस हवाले से कोई बयान जारी किया है? और अभी तक इसके बारे में कोई बयान जारी नहीं किया गया। और ये भी माना जा सकता है जो पिछले दिनों थाना मंडी और भाटा दुनिया के इनकाउंटर हुए थे जहां से मिलिटेंट भाग निकलने में कामयाब हुए थे, वो ग्रुप भी हो सकता है क्योंकि ये वही सारा जंगल का इलाका है जो भाटा दुनिया या थाना मंडी के इलाके से होकर वादी की तरफ निकलता है। क्योंकि ये जो इलाका है बिल्कुल शोपियां की तरफ पैदल जाने का रास्ता, और ये रास्ते वो हैं जो पहले धर्मदाजी के बाद यहाँ से क्रॉसिंग के लिए देखे जाते थे, वही रास्ते हैं। क्योंकि इस इलाके की अगर बात इससे पहले भी यहाँ एक ID सेना की तरफ से बरामद की गई थी, उसके बाद इस इलाके में लगातार पिछले कई महीनों की अगर बात करें तो इन इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे थे और इस सर्च ऑपरेशन आज सुबह इस इलाके में इनकाउंटर में तब्दील हुआ। जमशीद, आखिर पर जरा ये बताएगा कि क्या ऑपरेशन खत्म हुआ और जब ये ऑपरेशन शुरू हुआ था या किसी जंगल इलाके में है या कि किसी ये रिहायशी मकान में मौजूद थे मिलिटेंट जहां पर ये ऑपरेशन हुआ था? गोर यहाँ रिहायशी आबादी नहीं है, यहाँ ढोक है, ढोक में छोटे कच्चे मकान बनाए जाते हैं क्योंकि जब हमारे यहाँ से लोग माइग्रेंट लोग जो भेड़ बकरियों के साथ जाते हैं वो जब इन इलाकों का रुख करते हैं तो वो वहां पे ढोक में छोटे छोटे से घर बना देते हैं, कच्चे घर। ऐसे घर भी हैं इस इलाके में, उसके साथ घना जंगल
भी और बर्फबारी भी है। और पिछले कई दिनों से जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था और सर्च ऑपरेशन के बाद ये आज इनकाउंटर में तब्दील हुआ, मगर पुलिस की तरफ से अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं की गई है। सेना की तरफ से जरूर इसकी तस्दीक कर दी गई है कि एक मिलिटेंट को मार गिराया गया और कितने मिलिटेंटों का ग्रुप ये भी बताया जा रहा है 2 से 3 मिलिटेंटों का ये ग्रुप है। मगर अभी ये कहना कि ये इनकाउंटर खत्म हो चुका है नहीं, क्योंकि अभी भी इस इलाके से रुक रुक कर गोलियों की आवाजें सुनाई दे रही है, क्योंकि घना जंगल और 2 से 3 मिलिटेंट ग्रुप जिस तरह बताया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके पिछले इलाके जो लगने वाले हैं इनमें भी सेना की तरफ से कार्डन किया गया है। ये घना जंगल है जिसके कारण इसमें भी ये कहें कि इतना जल्दी इस इनकाउंटर को खत्म कर दिया जाएगा नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद इस पूरे इलाके में अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जाएगा, क्योंकि क्लियर नहीं ये भी है कि कितने मिलिटेंटों का ग्रुप है, क्योंकि अभी तक एक मिलिटेंट को मार गिराया गया मगर उसके बाद फिर दोबारा गोलियों का तबादला हुआ। इससे ये माना जा सकता है कि कुछ और मिलिटेंट अभी जंगल के अंदर है मौजूद हैं। जी गौर, बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक आपका। ये थी जमशीद मलिक तफसीलात फराम कर रहे थे। पूंछ इलाके में सुरनकोट तहसील के अंदर जो एनकाउंटर हुआ है उसमें अभी तक एक मिलिटेंट की हलाकत हुई है। हलाक हुए मिलिटेंट की अभी तक न शिनाख्त हुई है। तमाम ये भी बताया जाता है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है और रुक रुक के गोलियों का तबादला भी इस वक्त इलाके में जारी है, जबकि हलाक हुए मिलिटेंट से एक AK-47 राइफल और 4 मैगजीन भी बरामद करने का फौज ने दावा किया है। जवन पांतचोक हमले में जख्मी एक और पुलिस एहलकार आज जांबाक हुआ है। गुज़िश्ता शाम जवन पांतचोक हमले में 12 जख्मी पुलिस एहलकारों में से एक और जख्मी पुलिस एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए अस्पताल में दम तोड़ बैठा, जिसके साथ ही हमले में जांबाक पुलिस एहलकारों की तादाद 3 हो गई है। जांबाक हुए पुलिस जवान की शिनाख्त कंगन के रहने वाले रमीज अहमद के बतौर हुई है। याद रहे कि गुज़िश्ता शाम जवन पांदचोक में नामालूम बंदूक बरदारों ने जम्मू कश्मीर आर्मर पुलिस बस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में 14 पुलिस एहलकार जख्मी हुए हैं, जिनमें से 3 जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की जंग हार गए। उधर जवन पांतचोक हमले में जांबाक पुलिस एहलकारों को आज एक तकरीब के दौरान खराज अकीदत पेश किया गया है, जिसमें पुलिस के आला अफसरान मौजूद थे। इस मौके पर जांबाक पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश करके पूरे एजाज के साथ उनके आबाए इलाका रवाना किया गया। तकरीब के बाद IGP कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि हमला जैश मोहम्मद नामे मिलिटेंट तंजीम से वाबस्ता 3 मिलिटेंटों ने किया है, जिनमें से 2 मकामी और एक गैर मुल्की था। ताहम फोर्सेस की जानिब से बहुत जल्द उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उन्हें हलाक किया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल शाम में 6 बजे कि हमारे आर्मर पुलिस का एक बस जा रहा था जिसमें 25 जवान बैठे हुए थे। जब कैंप के नजदीक पहुंचा तो कैंप से 300 मीटर पहले अंधेरा हो चुका था। 3 टेररिस्ट जैश मोहम्मद का, जिसमें 2 फॉरनर था, एक लोकल टेररिस्ट था, अंधाधुंध फायरिंग किया, जिसमें हमारे 14 जवान जख्मी हो गए। उसको हम लोग हॉस्पिटल ले गए और 2 हॉस्पिटल में मार्टीरियम को प्राप्त किए, एक आज अर्ली मॉर्निंग मार्टीरियम को प्राप्त किए। इस सब टोटल 3 शहीद हो गए, बाकी आउट ऑफ डेंजर है। ये जैश मोहम्मद ने खुद भी क्लेम किया जैश मोहम्मद का टेररिस्ट इन्वॉल्व है। हमारे जवानों ने काफी फायरिंग किया था, जिसमें एक आतंकवादी जख्मी हुआ है, उसका ब्लड स्पॉट काफी दूर तक देखा गया है। ये क्रू से पाम्पोर और त्राल तरफ भागने में कामयाब हो गया। उसको हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, बहुत जल्दी इस ग्रुप को हम लोग न्यूट्रलाइज कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जवानों ने इतना अच्छा, उनका मकसद था कि अटैक करके वेपन स्नैचिंग करने का, और हमारे जवान ने रिटेलिएशन बहुत अच्छा से किया। एक वेपन स्नैचिंग नहीं हो पाया और इस ग्रुप को हम लोग बहुत जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। सर, देयर वाज एन एनकाउंटर इन 3 टेररिस्ट में 2 फॉरनर था, एक लोकल था। सर, इनपुट्स के बाद भी ऐसा हमला देखा गया। देखिए कि हम सब जानते हैं कि उस रोड पर जब गाड़ी हमारी जा रही थी तब तक आरपी विड्रॉ हो चुकी थी, अंधेरा था और वहाँ पर कोई लाइटिंग अरेंजमेंट भी रोड पर नहीं था। तो जितना हम लोग प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हैं, लाइटिंग अरेंजमेंट भी करेंगे, आरपी को एक्सटेंड करेंगे और हम लोग कुछ उसमें BP व्हीकल प्रोवाइड करेंगे। सर, क्या आपको लगता है ये अटैक जो है प्लान था, क्योंकि जो बस जो है उस टाइम पे आ रही थी और उनको पता था? और बिल्कुल ये प्लान अटैक था और जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि उनको रेकी कर रहा है, पहले से रेकी किया होगा। ये देखता हो कि रूटीन में बस डेली ड्यूटी करके ऑफ होने के बाद शाम में आती है कैंप में। ये डेली रूटीन वर्क में बस आती है जाती थी और हम लोग को इनपुट बहुत मिला है, उसको फर्दर डेवलप कर रहे हैं और इस ग्रुप को जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे।
बनारस के 2 रोजा दौरे के दूसरे रोज आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी हुक्मरान रियासत के वजीर आला और नायब वजीर आला के साथ मीटिंग की है। करीब 4 घंटे तक चलने वाले इस प्रोग्राम में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर के वजीर आला और नायब वजीर आला मौजूद हैं। ये सभी वज़रा अपने सूबों में हो रहे तरक्की के कामों के बारे में जानकारी वजीर आजम को देंगे, जबकि कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल और वैक्सीनेशन मुहिम और दीगर कई अहम मामलों पर भी तबादुल ख्याल किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि मौजूदा हालात के जिम्मेदार न सिर्फ जम्मू कश्मीर की सियासी जमातें बल्कि भाजपा और कांग्रेस भी जिम्मेदार हैं। राजौरी में गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे जमशीद मलिक से खुसूसी बात करते हुए उन्होंने कहा, थी चाहे वो नेशनल थी या रीजनल थी, आपकी कांग्रेस, आपकी बीजेपी, आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस, आपकी पीडीपी, सब जिम्मेवार हैं जी। क्यों? इन हालात जो आज जम्मू कश्मीर जिन हालात से गुजर रहा है, इनके लिए सब जिम्मेवार हैं। उसमें ये भी शामिल है 370 और 35 से और हमारी स्टेट उठ जाना। तो ये नहीं, मैं मौरिद इल्ज़ाम खाली एक जमात को नहीं ठहराऊंगा, वो तो गलत बयानी होगी। सब ये सब के सब नहीं है कि 370 और 35 से हमने ठंडे डब्बे में डाला है, वो कोर्ट में है। कोई भी मसला जब कोर्ट में हो तो उसमें थोड़ा सा कम बोला जाता है, लेकिन कम बोलने का मतलब ये कभी नहीं निकाला जाना चाहिए कि नहीं साहब हम तो कहते हैं नहीं, वो नहीं। हम खाली एक वाहिद जमात हैं जिन्होंने तब तक जब तक वापस कोर्ट बहाल इसको करे, हमने तो एक सेफ्टी वैलो लाया ना। अब मरीज को मरने देते क्या? ये तो मुझे समझ नहीं आती है। ये मुझे बताएं ना, अगर बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस चला रही है, उनके पास क्या रोड मैप है? अगर उनका रोड मैप हमारे से अच्छा होगा तो हम उनके रोड मैप को फॉलो करेंगे। हम कोई पर्सनल ईगो पे नहीं बैठे हैं। ये लोगों का मसला है और ये लोगों की बका का मसला है। ये इसमें अगर हमें एक नहीं 10 बार अपनी जमातें कुर्बान करनी पड़ी, हम करेंगे, लेकिन उनका हो ना कोई हमें बताए ना ये रास्ता है। देखिए, खाली नारों से कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकली अपनी पार्टी के बिना किसी ने नहीं इस पे कुछ काम किया। हम ये इल्ज़ाम है हम क्यों दिल्ली गए? भाई मसला हमारा दिल्ली के साथ, तो क्या हम इमरान खान के पास चले जाएं? क्या हम जॉन सदर बाइडन के पास अमेरिका जाएं? हमारा जो भी हमारा मसला है दिल्ली के साथ है और दिल्ली ने हल करना है। हमने देखा ये बहुत कि साहब अब यूनाइटेड नेशन करेगा, अब बरतानिया करेगा, कोई कुछ नहीं करता है। हम खोखले नारे भी नहीं देते हैं। हमने खोखले नारे भी नहीं दिए। आपने नहीं सुना अपनी पार्टी क्या थी ऑटोनॉमी? आपने नहीं सुना कहीं अपनी पार्टी ने सेल्फ रूल का? क्यों? हमें पता है खोखले नारे हैं। जिन लोगों ने दिए उन्होंने कभी लाया? आप मुझे बता, पॉलिटिकली लाया क्या? माजराई शुमारी लाई क्या? ऑटोनॉमी लाई? 3/4 थी। हम वो लोग हैं, हम प्रैक्टिकल कहते हैं, जो हम थोड़ा सा ही रिलीफ अगर दे सके। हमने एक सेफ्टी वैल्यू तो दे दिया ना। बाकी कोर्ट में सब लड़ रहे हैं, कोर्ट का फैसला सबको मंजूर करना पड़ेगा और हमारे पास वहां पर भी रोड मैप है। खुदा ना करे कोर्ट में कल फैसला हमारे हक में नहीं आता है। हमारा तो खिड़की खोली हुई है वजीर आजम हिंद और गृह मंत्री के साथ। हम जाके फिर वो वहां दस्तक देंगे, चाहे हमें पांव पकड़ने पड़े। क्यों नहीं पकड़ेंगे? अपने लोगों के इंटरेस्ट में जो बात है करेंगे, हमें कोई शर्म नहीं है। हम किसी कहेंगे लास्ट गन विल फॉल साइलेंट और तब हम कहेंगे उसको नॉर्मलसी। आज नॉर्मलसी मैं कहता हूं, दुकानें खुलती हैं, रोजमर्रा का कारोबार हो रहा है, स्कूल खुले हैं, अब कोविड के बाद स्कूल भी खुले हैं, बाकी चीजें भी हुई हैं। लास्ट गन विल नेवर फॉल साइलेंट। और अब तो ये हिंदुस्तान की होम मिनिस्ट्री कहती है, हिंदुस्तान का पार्लियामेंट कहता है कि जी जम्मू कश्मीर के हालात पर ठीक हो गए हैं। तो मेरे कहने और ना कहने से मुझे भी इस बात का एहसास है कि टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, लेकिन ये ऐसा होता रहा ये पहले। लेकिन सिविलियन किलिंग्स काफी हद तक कम हो गई हैं। देखिए, जो सिविलियन किलिंग्स होती, पथराव काफी हद तक कम हो गया, हमें मानना पड़ेगा। वो जल से जुलूस जो जनाजों पे निकलते थे वो काम, जो क्रेडिट सिक्योरिटी फोर्सेस को देना है वो तो देना ही पड़ेगा ना। हम नहीं ना वो बात कह सकेंगे कि लोग समझ चुके हैं कि इससे कुछ नहीं निकलता है, कि पत्थर मारने से हमारे बच्चे खुद मरते हैं। लोग समझ चुके हैं कि इन चीजों में से कुछ हासिल होना नहीं है। मैं तो सरकार को
हिंदुस्तान को उनको भी चाहिए कि नौजवानों से भी बात करें, अपने नौजवान हैं, जैसे होम मिनिस्टर ने अभी कहा मैं करूंगा, बात करनी चाहिए। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रजिस्टर की गई है, और लोगों का मजाक बनाना कि साहब मैं प्राइम मिनिस्टर को या होम मिनिस्टर को बताऊंगा आपको फॉरेन अफेयर्स कैसे कंडक्ट करने चाहिए, ये शायद एक मजाक बनता है। 1947 में जो इल्हाक हुआ उस वक्त भी हमने कहा डिफेंस, फॉरेन अफेयर और कम्युनिकेशन उनकी है। हैविंग सेड दैट डज नॉट मीन कि हम नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दोस्ती हो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अमन हो, क्योंकि हमारे लोग मरते हैं। इस मुल्क में सबसे ज्यादा कुर्बानियां अगर किसी ने दी है वो जम्मू कश्मीर के लोगों ने दी है। वो यहाँ बैठे हुए जो आपके बॉर्डर, राजौरी के बॉर्डर पे जो लोग शहीद हो रहे हैं, नौशेरा के बॉर्डर, आरएसपोरा के, उड़ी, करना, गुरेज, उन लोगों को पता। हमें क्या कोई हिंदुस्तान में समझाएगा कि साहब कुर्बानियां हम देते हैं। कुर्बानियां यूपी वाला कोई नहीं देता, कुर्बानियां बिहार वाला कोई नहीं देता, कुर्बानियां जम्मू कश्मीर के लोग देते हैं। हमारे लोग सफर करते हैं जब गोलाबारी होती है। मुल्क में मुहलिक कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। गुज़श्ता रोज महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन से मुतासर 2 मरीजों की तस्दीक की गई है। दोनों मरीजों ने हाल ही में दुबई का सफर किया था। दूसरी जानिब जनूबी अफ्रीका से गुजरात लौटने वाला एक शख्स भी ओमिक्रॉन से मुतासर पाया गया है। मुल्क में ओमिक्रॉन से मुतासर मरीजों की मजमूई तादाद 41 हो गई है। लातूर में 33 साल मर्द और ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुतासर हैं, जबकि पुणे में 39 साल खातून में इस वेरिएंट की तस्दीक की गई है। इसी के साथ ही रियासत में ओमिक्रॉन के मामलों की तादाद बढ़कर 20 हो गई है। महकमे के मुताबिक दोनों नए मरीजों में बीमारी की अलामत जाहिर नहीं हो रही हैं। दोनों कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक के लगवा चुके हैं। दोनों ने हाल ही में दुबई का सफर किया था। वहीं जनूबी अफ्रीका से गुजरात के सूरत वापस आने वाले 42 साल शख्स में वायरस की ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक की गई है, जो रियासत में इसी तरह का चौथा केस है। ख्याल है कि मुल्क में अब तक ओमिक्रॉन फार्म के कुल 41 केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें महाराष्ट्र में 20, राजस्थान में 9, कर्नाटक में 3, गुजरात में 4, दिल्ली में 2 और आंध्र प्रदेश, केरला और चंडीगढ़ में एक केस शामिल है। शुमाली कश्मीर के बारामूला में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल पर चीफ मेडिकल ऑफिसर बारामूला ने कहा कि अवाम की तरफ से लापरवाही की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर लोग SOPs पर अमल करेंगे तो इस वायरस को दूर रखा जा सकता है। इन बातों का इजहार उन्होंने गुलिस्तान न्यूज के नुमाइंदे इरशाद अहमद से बात करते हुए किया। ओमिक्रॉन का अभी हमारे पास कोई केस नहीं है, लेकिन हमारा यही थ्रेट तो है। हो सकता है जो बाहर के ट्रैवलर्स यहाँ पे आते हैं उसको किसी को इसका इन्फेक्शन होगा ओमिक्रॉन का, वो यहाँ पे ला सकता है। लेकिन जो बाहर के ट्रैवलर्स है उनकी हम स्क्रीनिंग अच्छी तरह से कर लेते हैं और ये देख लेते हैं। हम उनको भी हम होम आइसोलेशन में रखते हैं और टेस्ट भी करते हैं। टेस्ट हमें अभी तक जो किए हैं टेस्ट, उनमें बहुत सारे टेस्ट नेगेटिव आए हैं। और जो हम 8th डे पे उनको, जब हम वो यहाँ पे एयरपोर्ट पे आते हैं उसके बाद हम 8th डे पे उनको टेस्ट करना पड़ता है, तब तक उनको आइसोलेशन। इसका ट्रीटमेंट है तो वो सिर्फ इसकी जानकारी है। अगर हमें इसके तदाबीर पता चले कि ये इसको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, तो वही सब इसका इलाज है। जब आप बाहर जाएंगे तो आप एक जगह पे बहुत सारे लोगों को जमा ना होने दीजिए, क्योंकि ये एक वायरल डिजीज है। ये हवा से फैलती है, हवा से हमारे जिस्म में ये दाखिल हो जाती है फेफड़ों के जरिए से। तो इसको अगर हम साथ साथ रहेंगे, इकट्ठे रहेंगे, तो ये बीमारी लगने का ज़्यादा खतरा है। हमने सब हॉस्पिटल्स के जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनको हमने डायरेक्शन दी कि आपको ये फ्लू, जो इन्फ्लुएंजा टाइप के बीमारियां हैं, उस आउटडोर को आप जनरल आउटडोर से अलहदा करें, क्योंकि जो ये बीमारी है ये कम्युनिकेबल है, तो ये बाकी लोगों को भी लगेगी। अगर किसी का नज़ला जुकाम है वो फ्लू आउटडोर में आ जाएंगे, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होगा। तो हमारा जो सोपोर का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ कुछ बच्चे आए थे, वो सिम्टोमेटिक थे, तो हमने उनका टेस्ट किया तो वो उनका टेस्ट जो है वो मस्बत आया। फिर हमने उसमें कार्रवाई की, उनको हमने एडमिट किया बच्चों को, तो उसके बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया और उसके बाद वो बच्चे सब ठीक ठाक हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और घबराने की बात भी नहीं है। उसमें लगभग सारे बच्चे अभी तक डिस्चार्ज भी हो गए हैं, वो ठीक हो गए हैं। 1-2 को मासिवा हमने रेफ़र करना पड़ा, उनको हमने रेफ़र किया, उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएंगे। जो हमारे पास
177 केसेस जो है एक्टिव है, जो पॉजिटिव है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, होम आइसोलेशन में है और कुछ एडमिट भी है। हमारा यहाँ मेडिकल कॉलेज में हम एडमिट करते हैं, सोपोर में भी हमारे एडमिशन के फैसिलिटीज़ हैं, तो वहाँ पे एडमिशन्स है। और इस वक्त तो सिर्फ 177 केस हमारे एक्टिव है जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। महकमे मौसमियात ने आज शाम से वादी के मौसम में तब्दीली आने का इम्कान जाहिर करते हुए कहा कि 15 दिसंबर तक वालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। महकमे मौसमियात ने कहा कि आज शाम से वादी के मौसम में मामूली तब्दीली मुतवक्का है और 15 की शाम तक वालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिशें हो सकती है। महकमे के मुताबिक कश्मीर के शुमाली इलाकों के पहाड़ों पर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। ताहम 21 दिसंबर तक जम्मू कश्मीर में किसी भारी बर्फबारी का कोई इम्कान नहीं है। गुज़श्ता कुछ दिनों से खुश्क मौसम के चलते शबाना दर्ज हरारत में शदीद गिरावट आई है। श्रीनगर में रात का दर्ज हरारत -1.6 डिग्री, शहर-ए-आफाक, गुलमर्ग, टंगमर्ग, वादी कश्मीर में सर्द तरीन जगह रिकॉर्ड की गई हैं, जहां दर्ज हरारत -5.8 डिग्री तक पहुंच गया है। शदीद सर्दी की वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है, जबकि कई मकामात पर नल जम जाने से लोगों को पीने के पानी की किल्लत से मुश्किलात पेश आ रहे हैं। मौसमियात ने 14 और 15 तारीख से घाटी में मौसम की तब्दीली के हवाले से पेशन गोई की है। वही सियाती मुकाम द्रंग टंगमर्ग में इस वक्त मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर बिल्कुल जो है जो नल का पानी है वो जम चुका है और इसके नजारे यहाँ पर कहीं ना कहीं सैयाह भी ले रहे हैं। सबसे पहले आपका नाम जाना चाहेंगे? राकेश जी, कहाँ से आप? जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान से। तो कैसा लगा आपको यहाँ पर द्रंग टंगमर्ग में आके? बहुत अच्छा लगा, जन्नत है तो। हाँ, बहुत खूबसूरत। फ्रेंड्स को मैं ये चाहूंगा वो भी आए एक बार यहाँ, कभी नहीं देखा पहले, आज से पहले। बहुत अच्छा लग रहा है ये देखने पे। बाकी पर्यटकों को कहूंगा, इनको फ्रेंड्स को, सब लोगों को वो आए एक बार, इनका लुत्फ उठाए, इस बार देखे इसको। अर्चना जी, कहाँ से आप? राजस्थान, जयपुर से। तो यहाँ पर आए हैं, कैसा लगा आपको यहाँ पर आके? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। फर्स्ट टाइम आई हूँ और ये जो भी सारी जगह है फर्स्ट टाइम मैंने देखी है, तो अच्छी फोटोज भी क्लिक की है काफी सारी। अच्छा लग रहा है और ये फर्स्ट टाइम ही मैंने देखा है, बहुत ही खूबसूरत है ये। और सब जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं उनको मैं बताऊंगी कि उनको यहाँ पे आना चाहिए। मैं बाहर के लोगों को भी मैसेज देता हूँ कि यहाँ की जो मौसम है, मुझे लग रहा है जन्नत का एक किरण है यहाँ कश्मीर। मुझे लग रहा है ये तो चिलर कलान से पहले मौसम है। ये देखो, ये जम का यहाँ का पानी देखो कैसे लग रहा है। तो चिलर कलान में कैसे मौसम होगा यहाँ का। मेरे टूरिस्ट के लिए एक मैसेज रहेगी, यहाँ आ जाओ, यहाँ का माहौल और ठीक है तो आप यहाँ आ जाओ, एक बार कश्मीर देख के जाओ। लाइफ में कम से कम एक दफा तो कश्मीर देखना ही देखना है आपको। दिन को खुली धूप होने के बाद ही यहाँ पर शाम देर गए ही चिरे कलान जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, जहाँ महकमे मौसमियात ने आने वाले दिनों में वादी के बालाई इलाकों में हल्की या दरमियानी दर्जे की बर्फबारी की पेशन गोई की है। वही सियाती मुकाम द्रंग टंगमर्ग में इस वक्त हम मौजूद है और आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर आज रात के दर्जे हाथ में जो है नुमाया गिरावट देखने को मिल रही है। सियाती मुकाम के साथ साथ अगर हम मैदानी इलाकों की बात करें, जहाँ शाम देर गई लोगों को कांगड़ी और कम्बल का इस्तेमाल करना पड़ता है, वही बागबानी से जुड़े लोगों को भी काफी मुश्किलातों का सामना है। अब आने वाले दिनों में अगर इसी तरह का मौसम घाटी में रहा तो यहाँ पर शदीद सर्दी के बायस कई बीमारियां लाक होने का भी खतरा हो रह सकता है। इशफाक डार, गुलिस्तान न्यूज, द्रंग टंगमर्ग। शुमाली कश्मीर के अशम सुंबल इलाके के लोगों ने शिकायत की है कि इलाके में स्कूली इमारत 16 सालों से तशनी तकमील है। मकामी लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट हाई स्कूल अशम में जगह की अदम दस्तियाबी के पेश नज़र 16 साल कबल एक इजाफी इमारत का संग बुनियाद रखा गया, लेकिन 16 साल के दौरान स्कूली इमारत की फ़कत 4 दीवारी खड़ी की गई है। मकामी लोगों का कहना है कि स्कूल में जगह की अदम दस्तियाबी की वजह से तलाब खुले आसमान के नीचे तालीम हासिल कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि स्कूल इमारत अब आहिस्ता आहिस्ता खस्ताहाल हो चुकी है और अगर इस इमारत पर दोबारा काम शुरू नहीं किया गया तो वो दिन दूर नहीं जब लाखों रुपए से तामीर की गई इमारत जमीन बोस हो जाएगी। मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो इस इमारत पर फौरी तौर पर काम शुरू करवाएं। ये बिल्डिंग है, ये 2005 में जो डिजास्टर्स मैनेजमेंट फंड वो जो आया करता था, क्लाइमेटिक फंड, उसके तहत बनी है। 2005 में उसकी बुनियाद डाली गई है। अभी इनकम्प्लीट है, हालांकि तकरीबन 16 साल गुजर गए हैं तब से, अभी इनकम्प्लीट है। उसकी खिड़कियां खराब है, उसके दरवाजे खराब हैं। वो छोड़ दीजिएगा, सबसे बड़ा मसला उसका छत, अभी इसका ट्रस इनकम्प्लीट है। तब से मतलब ये जो बिल्डिंग है बड़ी अच्छी बिल्डिंग है। 72 लाख तकरीबन इसका तखमीना आया था उन दिनों पे, मगर
मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ, मैं डीसी साहब की नोट्स में ये लाना चाहता हूँ, मैं एलजी साहब की नोट्स में यहाँ पे ये लाना चाहता हूँ, मैं जो डायरेक्टर एजुकेशन जो है उसकी नोट्स में यहाँ पे लाना चाहता हूँ। इस बिल्डिंग को फिलफूर मुकम्मल करिएगा, नहीं तो ये बारिश से बर्फ से खराब होती जा रही है और ये मेरे ख्याल से गिर भी सकती है कभी। नाजरीन, इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। चाहता है अपने मेजबान गौहर कुछे को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।